आजाद भारत का सपना कई उम्मीदों से बुना गया था। अपनी सरकार, अपना कानून, अपनी पहचान और सबसे बढ़कर अपनी एक जबान, एक ऐसी भाषा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक ही धागे में पिरो सके। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर हिंदी को वो दर्जा क्यों नहीं मिला जिसकी उम्मीद करोड़ों लोग कर रहे थे? इसका जवाब एक ऐसे राजनीतिक दांवपेच में छिपा है जिसके केंद्र में थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये कहानी है एक मुश्किल फैसले की, एक ऐसे विकल्प की जिसने या तो भारत को टूटने से बचा लिया या फिर हिंदी को उस सम्मान से दूर कर दिया जिसकी वो हकदार थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से रोका? ये कोई मामूली राजनीतिक फैसला नहीं था। ये एक ऐसी चाल थी जिसने भारत को टूटने से बचा लिया, या ये हिंदी के भविष्य के साथ एक धोखा था? इस वीडियो में हम उन गुप्त बैठकों और विस्फोटक बहसों का पर्दाफाश करेंगे जहां नेहरू के सामने एक नामुमकिन सा विकल्प था, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना या भारत को एकजुट रखना। ये कहानी है नेहरू के उस दांव की जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, यह भारत की आत्मा को फिर से खोजने की लड़ाई भी थी। इस खोज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था भाषा। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक लगभग हर बड़ा नेता यह मानता था कि एक आजाद देश की अपनी एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी जुबान जो गुलामी की प्रतीक बन चुकी अंग्रेजों की जगह ले सके। इस विचार के सबसे बड़े पैरोकारों में से थे एक महात्मा गांधी। उन्होंने 1918 में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत की भाषा पर अपनी राय रखी थी। लेकिन गांधी जिस भाषा की बात कर रहे थे वो किसी क्षेत्र की हिंदी नहीं थी, वो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। एक ऐसी भाषा जो हिंदी और उर्दू का संगम थी, जिसे उत्तर भारत का आम आदमी आसानी से बोलता था और समझता था। उनका मानना था कि भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा होना चाहिए जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सके। गांधी का तर्क साफ था, कोई भी देश विदेशी भाषा के दम पर महान नहीं बन सकता। आजादी के आंदोलन के दौरान हिंदुस्तानी भाषा एकता का प्रतीक बन गई। ये वो जबान थी जिसमें नारे गढ़े जाते, आजादी के तराने गाए जाते और देश के अलग अलग कोनों से आए नेता एक दूसरे से बात करते थे। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक साझा पहचान बनाने का जरिया थी। लेकिन जैसे जैसे आजादी का दिन नजदीक आया और साथ ही देश के बंटवारे का साया गहराया, भाषा को लेकर ये एकता भी दरकने लगी। 1947 में भारत के विभाजन ने माहौल में जहर घोल दिया। उर्दू को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाने लगा और हिंदी को और ज्यादा संस्कृत निष्ठ बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जो हिंदुस्तानी भाषा कभी एकता का पुल मानी जाती थी, अब वो खुद विवादों के घेरे में आ गई थी। इसी माहौल में जब भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बैठी तो उसके सामने सबसे मुश्किल और विस्फोटक सवालों में से एक था, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल था जिसमें भावनाएं उफान पर थी और जहां एक गलत फैसला देश को और बंटवारे की आग में झोंक सकता था। सपना एक था पर राहें अनेक और कांटों भरी थी। दिसंबर 1946, दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, यहां भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। जमीन से जुड़े कानूनों से लेकर आसमान छूने वाले आदर्शों तक हर मुद्दे पर बहस हो रही थी। लेकिन कोई भी बहस उतनी तीखी, उतनी भावनात्मक और उतनी विस्फोटक नहीं थी जितनी भाषा के सवाल पर हुई। यह बहस महज शब्दों की नहीं थी, ये संस्कृतियों की, पहचान की और सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई बन चुकी थी। इस महासंग्राम के एक छोर पर थे हिंदी के कट्टर समर्थक। इनमें सबसे मुखर आवाज थी संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, से आए पुरुषोत्तम दास टंडन और रघुनाथ विनायक धुलेकर जी। उनका मानना था कि सिर्फ हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है और उसे फौरन ये दर्जा मिलना चाहिए। धुलेकर ने तो अपनी एक आक्रामक टिप्पणी में यहां तक कह दिया था कि जिन्हें हिंदुस्तानी नहीं आती उन्हें संविधान सभा में रहने का हक नहीं है। इस रवैये ने माहौल में चिंगारी लगा दी। कई हिंदी समर्थक नेता हिंदी को हिंदू धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहे थे, जैसा कि हिंदी हिंदी हिंदुस्तान का नारा भी उस दौर में गूंज रहा था। दूसरी तरफ थे गैर हिंदी भाषा राज्यों के प्रतिनिधि, खासकर दक्षिण भारत से आए नेता। उनके लिए हिंदी को थोपने की एक कोशिश थी जिसे वो हिंदी साम्राज्यवाद के तौर पर देख रहे थे।
मद्रास से आए टीटी कृष्णमाचारी ने सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आप हमें हिंदी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं दक्षिण के लोगों की ओर से आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर में बैठे मेरे दोस्त अपनी इस जिद से भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रहे हैं। क्या आपको एकजुट भारत चाहिए या एक हिंदी भाषी भारत? ये फैसला आपको करना है। उनकी ये बात सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के डर और चिंताओं की गूंज थी। दक्षिण के नेताओं को लग रहा था कि अगर हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा बन गई तो सरकारी नौकरियों, प्रशासन और सत्ता के गलियारों में उत्तर भारतीयों को दबदबा हो जाएगा और गैर हिंदी भाषी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। ये सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और भविष्य का सवाल था। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई बार संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बीच बचाव करना पड़ता। विडंबना देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर हो रही ज्यादातर बहस अंग्रेजी में हो रही थी, क्योंकि कई सदस्य हिंदी समझ ही नहीं पाते थे। सभा में फ्रैंक एंथनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता भी थे, जो गांधी जी की हिंदुस्तानी की बात का समर्थन कर रहे थे। अब ये साफ हो चुका था कि अगर भाषा का ये विवाद नहीं सुलझा तो ये नया नवेला राष्ट्र जन्म लेने से पहले ही टूट सकता है। संविधान सभा एक चौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ हिंदी को राष्ट्र का गौरव बनाने का सपना था, तो दूसरी तरफ देश के टूटने का भयानक खतरा। इसी दोराहे पर सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिकी थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो डर टीटी कृष्णमाचारी जैसे नेताओं की आवाज में गूंज रहा था, वो कोई नया नहीं था। खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का तमिलनाडु, हिंदी की विरोध की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी थी। यह समझना जरूरी है कि दक्षिण भारत के लिए और विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए यह सिर्फ एक सरकारी भाषा का चुनाव नहीं था, बल्कि ये उनकी सदियों पुरानी द्रविड़ संस्कृति, भाषा और पहचान पर एक हमले जैसा था। इस विरोध की पहली बड़ी लहर आजादी से 10 साल पहले 1937 में उठी थी। उस समय जब सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्होंने स्कूलों में हिंदी को एक अनिवार्य विषय बना दिया। इस फैसले के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार और उनके द्रविड़ आंदोलन का मानना था कि हिंदी को थोपना उत्तर भारत के आर्यों द्वारा दक्षिण के द्रविड़ों पर सांस्कृतिक और राजनीतिक दबदबा कायम करने की कोशिश है। उनके लिए तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक महान और प्राचीन सभ्यता का प्रतीक थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर उत्तर की भाषा के अधीन नहीं देखना चाहते थे। यह आंदोलन 3 साल तक चला, जिसमें हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी और कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। आखिरकार 1940 में सरकार गिरने के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया। आजादी के बाद जब संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार वकालत हुई, तो दक्षिण में वही पुराना डर फिर से जिंदा हो गया। उन्हें लगा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो अब दिल्ली में बैठी अपनी ही सरकार करने जा रही है। उन्हें डर था कि अगर हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा बन गई तो यूपीएससी और दूसरी केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो जाएगा। इससे हिंदी भाषी छात्रों को एक स्वाभाविक बढ़त मिल जाएगी, जबकि गैर हिंदी भाषा छात्र पिछड़ जाएगा। यह उनके भविष्य और अवसरों पर सीधा हमला था। उन्हें लगा कि हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने से उनकी अपनी समृद्ध भाषाएं और साहित्य दोयम दर्जे के हो जाएंगे। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनकी अपनी भाषाएं धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी। भाषा को शक्ति के एक औजार के तौर पर देखा गया है। उन्हें डर था कि हिंदी के जरिए उत्तर भारत के नेता और नीतियों पूरे देश पर हावी हो जाएंगे और गैर हिंदी इलाकों की आवाज अनसुनी कर दी जाएगी। दक्षिण के प्रतिनिधियों ने बार बार इन्हीं चिंताओं को उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, एक रूपता में नहीं। किसी एक भाषा को दूसरी भाषाओं से ऊपर रखना इस विविधता की आत्मा पर हमला करने जैसा होगा। यह सिर्फ कुछ नेताओं की राय नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत की सड़कों, कॉलेजों और घरों में महसूस किया जा रहा एक गहरा और सच्चा डर था। इस डर की आग इतनी तेज थी कि अगर इसे अनदेखा किया जाता तो ये पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकती थी, और नेहरू इस सच्चाई को किसी भी और नेता से बेहतर समझ रहे थे। इस पूरे भाषाई महासंग्राम के बीच जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे धर्म संकट में फंसे थे जैसा आजाद भारत के किसी नेता ने शायद ही झेला हो। एक तरफ वो दिल से मानते थे कि कोई भी देश विदेशी भाषा के सहारे अपनी पहचान नहीं बना सकता और भारत को अपनी एक संपर्क भाषा की जरूरत है। वो भी गांधी की तरह हिंदुस्तानी के समर्थक में थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एक इतिहासकार की गहरी नजर से देख पा रहे थे
कि भाषा को लेकर जबरदस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है। नेहरू कोई आदर्शवादी दुनिया में नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी प्रधानमंत्री के तौर पर सोच रहे थे। वो देख रहे थे कि संविधान सभा में हिंदी को लेकर जो आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी के समर्थक जोश में ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी जिद गैर हिंदी भाषा राज्यों में, खासकर दक्षिण में, एक अस्थायी दुश्मनी और अलगाव का बीज बो रही है। संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण इस कश्मकश को साफ दिखाते हैं। उन्होंने बार बार जोर दिया कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जा सकता। भाषा लोगों के दिल जीतकर अपनी जगह बनाती है, फरमान जारी करके नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि जबरदस्ती का रवैया लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है और ये देश को बांट सकता है। नेहरू का मानना था कि भले ही कोई लक्ष्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे गलत समय पर और गलत तरीके से लागू किया गया तो उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। उनके लिए देश की एकता और अखंडता किसी भी और लक्ष्य से ऊपर थी। वो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं चाहते थे जहां एक भाषा को बचाने के चक्कर में पूरा देश ही बिखर जाए। अब नेहरू के सामने दो मॉडल थे, एक यूरोपीय जहां एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत ने कई युद्ध और विभाजन कराए थे, और दूसरा सोवियत जहां कई भाषाओं को मान्यता तो थी लेकिन एक पार्टी का कठोर नियंत्रण था। नेहरू भारत के लिए तीसरा अनूठा रास्ता बनाना चाहते थे, एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा जहां अलग अलग भाषाएं एक साथ फल फूल सके। इसीलिए उन्होंने हिंदी के कट्टर समर्थकों के दबाव का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजी को तुरंत हटाने का विरोध किया और तर्क दिया कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों को एक नई भाषा सीखने के लिए समय देना जरूरी है। उन्होंने इस एक भावनात्मक मुद्दे के बजाय एक व्यवहारिक समस्या के रूप में देखा। उनका मानना था कि अगर हम गैर हिंदी भाषा लोगों को यह भरोसा दिला सकें कि उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा, तो वो धीरे धीरे खुद ही हिंदी को अपना लेंगे। यही थी नेहरू की वो चाल। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता का व्यवहारिक और धैर्य भरा कदम था। उन्होंने तत्काल टकराव को टालकर एक लंबे समाधान का रास्ता चुना। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भावनात्मक मांग पर देश की एकता की व्यवहारिक जरूरत को तरजीह दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उस समय कई हिंदी समर्थकों को निराश किया, लेकिन शायद इसी फैसले ने भारत को एक बड़े गृह युद्ध से बचा लिया। जब संविधान सभा में भाषा को लेकर बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां कोई हल नजर नहीं आ रहा था और देश के बंटवारे का खतरा हकीकत लगने लगा था, तब पर्दे के पीछे एक समझौते की कोशिश तेज हो गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू समझ गए थे कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एक बीच का रास्ता निकालना ही होगा। इसी जरूरत ने जन्म दिया उस ऐतिहासिक फॉर्मूले को जिसे आज हम मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूला के दो मुख्य वास्तुकार थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और नरसिंह गोपाल स्वामी आयंगर। के.एम. मुंशी गुजरात से आए थे और हिंदी के प्रबल समर्थक माने जाते थे, जबकि एन.जी. आयंगर तमिलनाडु से थे और दक्षिण भारत की चिंताओं को गहराई से समझते थे। इन दोनों को एक ऐसा समाधान खोजने का मुश्किल काम सौंपा गया जो दोनों पक्ष को मंजूर हो। कई हफ्तों की गहन चर्चा, गुप्त बैठकों और मोल तोल के बाद ये दोनों नेता एक समझौते के मसौदे पर पहुंचे। यह फॉर्मूला किसी एक पक्ष की जीत नहीं, बल्कि एक शानदार राजनीतिक समझौता था। इस मुंशी आयंगर फॉर्मूला के मुख्य बिंदु ये थे। फॉर्मूला ने राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज जैसे विवादित शब्द को पूरी तरह हटा दिया। इसकी जगह देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अंतर था। राजभाषा का मतलब था सरकारी कामकाज की भाषा, न कि पूरे राष्ट्र की एकमात्र भाषा। इसने गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों के इस डर को कम किया कि उनकी अपनी भाषाओं का दर्जा घट जाएगा। ये फॉर्मूला का सबसे अहम हिस्सा था। इसमें तय किया गया कि संविधान लागू होने के बाद भी अगले 15 सालों तक, यानी 1965 तक, संघ के सभी आधिकारिक कामों के लिए अंग्रेजी का उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा। ये दक्षिण और अन्य गैर हिंदी राज्यों के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि इससे उन्हें नई व्यवस्था में ढलने के लिए काफी समय मिल जाएगा। हिंदी के कट्टर समर्थक देवनागरी अंकों 1, 2, 3 पर जोर दे रहे थे, लेकिन फार्मूला ने बीच का रास्ता निकालते हुए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 को अपनाने की सिफारिश की, जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूले में यह भी कहा गया कि 15 साल बाद संसद कानून बनाकर अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने या ना रखने पर फैसला कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ सरकार को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वो हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे,
ताकि ये भारत की मिली जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह फॉर्मूला नेहरू की मध्यम मार्ग की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसने हिंदी समर्थकों को राजभाषा का सम्मान दिया, तो वहीं गैर हिंदी भाषियों को 15 साल की सुरक्षा और अपनी भाषा की गरिमा का आश्वासन भी दिया। इसने शायद किसी को पूरी तरह खुश नहीं किया, लेकिन इसने किसी को पूरी तरह नाराज भी नहीं होने दिया। 14 सितंबर 1949 को लंबी और थका देने वाली बहस के बाद संविधान सभा ने इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। इसी दिन की याद में आज भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन का प्रतीक है जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो मिला, लेकिन साथ ही भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए देश को एक बनाए रखा गया। मुंशी आयंगर फॉर्मूला और नेहरू के आश्वासनों ने संविधान सभा के तूफान को तो शांत कर दिया था, लेकिन जमीन पर भाषाई तनाव की आग अभी भी सुलग रही थी। 1950 में संविधान लागू होते ही 15 साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसके बाद अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को संघ की एकमात्र भाषा बनना था। जैसे जैसे 26 जनवरी 1965 की तारीख नजदीक आई, गैर हिंदी राज्यों खासकर तमिलनाडु में बेचैनी और गुस्सा बढ़ने लगा। इस डर को भांपते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने 1959 में संसद में एक ऐतिहासिक आश्वासन दिया। उन्होंने वादा किया कि जब तक गैर हिंदी भाषा लोग चाहेंगे, अंग्रेजी संघ की एक सहयोगी राजभाषा के तौर पर बनी रहेगी। इस वादे को कानूनी रूप देने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद भी अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी। लेकिन इस कानून की भाषा थोड़ी अस्पष्ट थी, जिससे संदेह बना रहा। नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उन पर इस वादे को निभाने का दबाव आया। 26 जनवरी 1965 की तारीख आते ही तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन ने विस्फोटक रूप ले लिया। डीएमके के नेतृत्व में छात्रों और आम लोगों ने पूरे राज्य में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई और पुलिस की गोलाबारी में लगभग 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। तमिलनाडु में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। ये वही संकट था जिसकी भविष्यवाणी नेहरू ने सालों पहले की थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्थिति की गंभीरता को समझा और आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हुए नेहरू के आश्वासन को दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इस संकट का स्थायी समाधान 1967 में मिला, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन ने यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संवाद के लिए अंग्रेजी का उपयोग तब तक अनिवार्य रूप से जारी रहेगा जब तक कि सभी गैर हिंदी राज्य विधानसभाएं इसे खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर देती। इस एक संशोधन ने नेहरू के आश्वासन को एक अनिश्चितकालीन कानूनी गारंटी में बदल दिया। इस तरह 1965 के हिंसक आंदोलन ने अंततः उस द्विभाषी नीति पर मुहर लगा दी, जिसकी नींव नेहरू ने रखी थी। आज भारत सरकार के कामकाज में जो हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला रूप हम देखते हैं, वो उसी लंबे और दर्दनाक संघर्ष का नतीजा है। तो क्या नेहरू का फैसला हिंदी के खिलाफ था या उन्होंने भारत को टूटने से बचाया? इस पूरी कहानी को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि नेहरू एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आदर्श सपना था, तो दूसरी तरफ एक बहुभाषी देश की जटिल जमीनी हकीकत। नेहरू ने आदर्श पर यथार्थ को चुना। उन्होंने एक भाषा के गौरव पर देश की एकता को तरजीह दी। उनकी चाल हिंदी को रोकने की नहीं, बल्कि उसे जबरदस्ती थोपे जाने से रोकने की थी। उन्होंने जो मुंशी आयंगर फार्मूला और 15 साल की मोहलत का रास्ता अपनाया, वो एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने तत्काल गृह युद्ध का खतरा टाल दिया। 1965 में तमिलनाडु में हुई हिंसा ने साबित कर दिया कि नेहरू की आशंकाएं कितनी सही थी। नेहरू की नीति के कारण ही आज हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंदी भारत की राजभाषा है, अंग्रेजी एक सहयोगी भाषा है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22वें भाषाएं सम्मानित है। ये एक जटिल लेकिन एक कारगर व्यवस्था है जो भारत की आत्मा यानी विविधता में एकता को दर्शाती है। नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उस भारत को बचाया जहां हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाएं एक साथ सांस ले सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेहरू का फैसला सही था? क्या आज भारत को एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है, या हमारी यही बहुभाषी पहचान हमारी असली ताकत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इतिहास की परतें खोलने वाला यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।